जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल नैरेटिव में। आज की क्लास में हम लीगल एप्टीट्यूड के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला टॉपिक जो हमारा आज का है ये होगा लीगल रीजनिंग एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉ क्या होता है। देखिए, लॉ अगर नॉर्मली देखा जाए जनरल सेंस में तो आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताए, नियम और कानून को बताए कि किस प्रकार से कोई भी काम किसी सोसाइटी में, क्योंकि हम सब कहाँ रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं। सोसाइटी में केवल एक आदमी तो रहता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या सारे लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, विचारधारा है, वो एक तरीके से होगा? नहीं, कोई डिफरेंट काम करेगा, कोई डिफरेंट काम करेगा, किसी कोई डिफरेंट तरीके से, कोई डिफरेंट तरीके से, है ना। जैसे कोई मजबूत है, उसने तो कमजोर को पीट दिया, और जो है कि मजबूत वाले ने कमजोर वाले को हानि पहुंचा दी। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो सोसाइटी है वो सस्टेन तरीके से नहीं रह पाएगी, है ना। और सस्टेन तरीके से रहने के लिए नियम और कानून जरूरी है कि सबको अपने दायरे में रह के काम करना होगा। तो आपका लॉ आपका डूज एंड डोंट्स बताता है कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, और कुछ आपके ऊपर राइट्स एंड ड्यूटीज को इम्पोज करता है। आपको कुछ अधिकार देता है और आपके कुछ कर्तव्य भी देता है। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कि आपको संविधान से कुछ अधिकार तो मिले हैं, लेकिन साथ साथ आपके पास में कुछ ड्यूटीज भी हैं, कुछ आपके कर्तव्य भी हैं जो आपको निर्वहन करना है, आपको उनका पालन करना है ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। टू कंडक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप एंड गवर्न द सोसाइटी टू मेक रूल ऑफ लॉ प्रिवेल। तो सो दैट कि जो आपका लोगों का संबंध है आपस में वो सही तरीके से हो पाए, सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से गवर्न किया जाए, और जो नियम कानून है वो सुप्रीम हो, ना कि किसी का जो है कि पावर। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ लॉज में देखिए जो हमने सुना है, देखा भी होगा कभी न कभी। जैसे आपने प्रोसीजरल लॉ सुना होगा, सब्सटेंटिव लॉ, है ना। तो प्रोसीजरल लॉ होता है आपका जिसमें प्रोसीजर दिया गया होता है। जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना। सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ लॉज में हम देखें तो मेजर मेजर हमें इन्हीं टाइप्स के यही सारे लॉज देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? सो प्रोसीजरल लॉ आपका बेसिकली प्रोसीजर को डिफाइन करता है। जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं ना, सब्सटेंटिव लॉ, इसमें आपके सब्सटेंस मतलब कोई भी अपराध क्या है, जो कोडिफाइड वर्जन है, सब्सटेंस मतलब जो कुछ भी उसमें है। जैसे इंडियन पिनल कोड है, तो उसके बारे में बताया है कि कौन सा अपराध कब है, क्या अपराध माना जाएगा, कब किडनैपिंग मानेंगे, कब मर्डर मानेंगे। तो जब अपराध हो गया तो अपराध के लिए हमें जो रेमेडी लेना होगा ना, कोर्ट के लिए जाना होगा ना, तो उसके लिए हम प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा कोर्ट में जाने का, किस तरीके से केस फाइल करने का, जजेस किस तरीके से केस को हमारे सुनेंगे, किस तरीके से उसमें से निर्णय मिलेगा हमें, ये सारा आपका प्रोसीजरल लॉ बताता है ना। अब प्रोसीजर लॉ प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर, किस तरीके से प्रक्रिया क्या होगी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। जो सब्सटेंटिव लॉज हैं उनको लागू करने के लिए जो कुछ भी प्रक्रिया फॉलो होगी वो आपका प्रोसीजरल लॉ बताता है। एग्जाम्पल में इसका द सिविल प्रोसीजर कोड और द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये आपके प्रोसीजरल लॉ हैं। अब आते हैं सब्सटेंटिव लॉ में। तो सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज बताता है कि लोगों का जिम्मेदारी क्या है, अधिकार उनके क्या क्या है ना। और ये ऑफेंसेस के बारे में भी डिफाइन करता है। जैसे आपका भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी था, इसमें बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे एग्जाम्पल है सब्सटेंटिव लॉ के। नाउ कमिंग टू नेशनल लॉ। और नेशनल लॉ बेसिकली जो एक नेशन में कोई भी लॉ इंप्लीमेंट होता है ना, हमारे कंट्री में जो कोई भी कानून इंप्लीमेंट हो रहा है, ये आपके नेशनल लॉज हैं। तो जो रेगुलेट करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड और मोर पर्सन्स विद इन अ नेशन, एक राष्ट्र के अंदर में उनके संबंधों को मैनेज करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए जो कोई भी आपका कानून लागू होगा ये आपका नेशनल लॉ होगा। इंटरनेशनल लॉ ये गवर्न करेगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड और अमंग्स मोर स्टेट्स। स्टेट्स में यहाँ पे जो स्टेट का मतलब है ना, देखिए स्टेट बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है लॉ में। स्टेट के बहुत सारे मतलब होते हैं, है ना। स्टेट आप गवर्नमेंट को भी बोलते हो, स्टेट आप केमिस्ट्री में देखा जाए तो किसी अवस्था को, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, तो इसे भी स्टेट बोलते हैं। और यहाँ पे राज्यों को भी स्टेट बोला जाता है। जैसे यूपी एज अ स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, बट ये वाला जो स्टेट है ना, इट इज डिनोटिंग टू अ कंट्री, इट इज डिनोटिंग टू अ कंट्री, ये एक राष्ट्र को संबोधित कर रहा है ना।
तो ये वाला स्टेट, तो दो राष्ट्रों के बीच में जो संबंध है वो किस तरीके से मैनेज होंगे, ये आपका इंटरनेशनल लॉ बताता है। मतलब ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो मोर और लेस इंटरनेशनल लॉ ये बताता है आपका इंटरनेशनल लॉ। नाउ कमिंग टू सिविल लॉ। सिविल लॉ आपके सेट ऑफ लॉज होते हैं जो कि सिविल इशूज पे, सिविल डिस्प्यूट्स में आपके काम आते हैं। जैसे फैमिली लॉ होता है ना, ये सिविल लॉ आता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप लोग क्या बोलते हैं, जमीन का खरीद बेच करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपका सिविल लॉ के अंडर में आ जाएगा। द पार्टीज, जो पार्टीज इसमें होती है ना, तो उनमें आप लोग देखेंगे उसको प्लेंटिफ बोलते हैं और डिफेंडेंट। जो कोई भी केस करने जाएगा, सूट फाइल करेगा, यहाँ पे सूट फाइल होता है, तो जो कोई भी सूट फाइल करेगा उन्हें प्लेंटिफ बोलेंगे, और जिनके अगेंस्ट करेगा, क्योंकि अब उन्होंने सूट फाइल करके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर दिया कि मेरे अगेंस्ट ये रॉन्ग हुआ, नाउ उन्हें अप्रूव करना, डिफेंड करना होगा खुद को, सामने वाली पार्टी को, है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि एक पार्टी ने सूट फाइल किया, बताया कि मेरे अगेंस्ट इसने ऐसा रॉन्ग किया, तो वो जाकर के तुरंत कमिट कर लेगा कि हाँ मैंने किया, है ना। ऐसा कुछ कुछ केसेस में हो भी जाता है, बट जनरली वो जाके अपने आप को डिफेंड करेगा। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस को छोड़िए, वो जाकर के खुद को डिफेंड करेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो वो अपना पक्ष रखेगा, है ना। तो वो जो सेकंड पार्टी होगी ना, वो यहाँ पे डिफेंडेंट होगी। पहली पार्टी जो द पार्टी अप्रोचिंग टू द कोर्ट, द पार्टी अप्रोचिंग टू द कोर्ट, जो कोर्ट को अप्रोच कर रही होती है, ये आपका प्लेंटिफ होते हैं, और जो सेकंड पार्टी है वो है डिफेंडेंट, ठीक है। अब आइए क्रिमिनल लॉ। देखिए क्रिमिनल लॉ आपके जो होते हैं, जो क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज होती है ना, देखिए जो क्राइम है ना, ये जैसे एक एग्जांपल लीजिए, ए है एंड बी है ना। ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ, तुम इसके बदले में मुझे, मान लीजिए बी एक वेजिटेबल वेंडर है, एक सब्जी बेचने वाला है, और तुम मुझे कल सब्जी ला के दे देना, वेजिटेबल्स। अब होता क्या है कि बी पैसे तो ले लिया, लेकिन नेक्स्ट डे उसको वेजिटेबल नहीं देता, तो क्या ये सही है? वैसे आपके कोई हड़प ले, मान लीजिए आज बी ने हड़पा, कल को बी का कोई पैसा हड़प ले, फिर सी का कोई हड़प ले, तो इस तरीके से तो सोसाइटी में फिर एक ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाएगा, फिर सोसाइटी फंक्शनिंग करना बंद कर देगी, सही तरीके से कैसे फंक्शन कर पाएगी, किसी को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होगा। तो इस यहाँ पे आपका ए कोर्ट जाएगा, और कोर्ट में जा करके इसका कंप्लेन करेगा कि सर ये आप जो है कि इसको मैंने 100 रुपये दिए थे, एंड ए विल अप्रोच टू कोर्ट, है ना। तो इसलिए ये बोलेगा कि मैंने इसको 100 रुपये दिए थे, इसने मुझे वेजिटेबल नहीं दिया। सो इन दिस कोर्ट हु इज अप्रोचिंग टू द कोर्ट फर्स्टली, तो यहाँ पे ए जा रहा है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा प्लेंटिफ, और फिर आ जाएगा आपका बी डिफेंडेंट, बी खुद को डिफेंड करेगा, बी बोलेगा सर ऐसी बात नहीं है, मैं तो सब्जी देने वाला था, बट मेरा पास्ट जो पैसा बचा हुआ था ना, वो इसने नहीं दिया था, मैंने उसको रख लिया। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे हो गया डिफेंडेंट। अब आप देखिए कि ये जो एक इशू है, इसकी वजह से क्या सोसाइटी में कोई कोई मेजर इशू क्रिएट हो रहा है क्या, कि लोग बातें कर रहे हैं क्या कि क्या हो गया, ओ माय गॉड उसने 100 रुपये ले लिए, ऐसा मतलब एक नॉर्मल सी बात है, दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, भाई इसने ऐसा किया तो उसने वैसा कर दिया, ठीक है, वो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट डिसाइड करेगी। बट जब कभी सोसाइटी में क्रिमिनल केस होता है, लाइक मर्डर हो गया, तो एक सोसाइटी में फियर डेवलप होता है ना, कोई किडनैपिंग हो गई, अब्डक्शन हो गया, तो जो क्राइम है ना, वो सोसाइटी में एक इम्पैक्ट डालता है। सोसाइटी बेसिकली वो ये जो आपका यहाँ पे सिविल लॉ है ना, यहाँ पे ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, सिविल लॉ इज अगेंस्ट इंडिविजुअल, ओके, सिविल लॉ इज अगेंस्ट इंडिविजुअल, ये यहाँ पे इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो रहा है। लेकिन आपका जो क्रिमिनल लॉ है ना, इट इज अगेंस्ट सोसाइटी, ये सोसाइटी के अगेंस्ट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मर्डर होगा, किडनैपिंग हुआ, एब्डक्शन हुआ, ये सारी चीजें हो रही है ना, रेप, तो ये सारी चीजें ना सोसाइटी पे एक डर का माहौल बनाती हैं, तो सोसाइटी में एक फियर क्रिएट करेंगी, सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करेंगी, तो इसलिए ना ये काफी ग्रेव ऑफेंसेस ग्रेव होते हैं ये, तो इस वजह से इनको क्रिमिनल लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टीज होगी ना, इट इज अगेंस्ट स्टेट, क्योंकि सोसाइटी मेंटेन करके, सोसाइटी रखने की, कंट्री को गवर्न करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सोसाइटी को भी कौन देखेगा? आपका गवर्नमेंट देखेगी। तो यहाँ पे जो कोई भी आपका केस हो रहा है ना, इट इज नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, आपने उसका जस्ट मर्डर नहीं किया, यू हैव क्रिएटेड अ हैवॉक इन द सोसाइटी, एक अनार्की का माहौल अपने सोसाइटी में क्रिएट करा, एक डर का माहौल बनाया, आपकी वजह से सोसाइटी डिस्टेबलाइज हो गई,
है ना। तो यहाँ पे स्टेट का जो दायित्व था उसका आपने हनन किया, तो अब स्टेट इसका जिम्मेदारी देखेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, फंडामेंटल लॉ, है ना। एकदम कोर जो लॉ होगा ना, जिस लॉ के थ्रू सारे लॉज ओरिजिनेट होते हैं कंट्री में, वो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बताता है। अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बेटी क्या क्या इनके पावर्स हैं, एग्जैक्टली एकदम क्लियरली डिमार्किफाई कर रखा है, इनमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है ना। तो इसमें आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री का, और आपका राइट्स एंड ड्यूटीज भी देता है कुछ इंडिविजुअल्स को। तो जब ये राइट्स का वायलेशन होता है, लाइक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट्स का वायलेशन हुआ, तो इन दैट केस जो आपका लॉ इवॉल्व होगा ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का केस होगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट का ब्रीच होना, ये सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आएंगी। नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये भी आपका एक इवॉल्व्ड नेचर ऑफ क्राइम है। इवॉल्व मतलब कि ये समय के साथ बना है, और इसमें क्या है कि ये बेसिकली कोई भी पर्सन है, जब ये बाकी सारे लॉज थे हमने क्रिएट कर दिया, भाई कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, और जो है कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसमें नहीं था, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ठीक है, पहले लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट है, तो इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ था, क्रिमिनल लॉ निकल के आया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है, ये सारे लॉज निकल के आए। फिर समझ में आया कि यार देखिए, कहीं कहीं पे लोग आपस में जैसे आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपका वोट में यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, और आपको वोट डालने से रोक दिया गया। आप वोट डालने जा रहे थे, ए था, ए ही इज गोइंग टू वोट बैंक, और ही इज गोइंग टू पोलिंग स्टेशन, ओके, एंड ही वाज स्टॉप्ड बाय ऑफिसर, ऑफिसर ने इसको स्टॉप किया जबरदस्ती बिना किसी कारण के। तो वोट डालना इसका लीगल राइट है ना। पुलिस ऑफिसर ने इस लीगल राइट को वायलेट किया। बाद में पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने इसको बस बेवजह अपने वैसे इंटरेस्ट था बस रोक दिया, तो इसका तो लीगल राइट था वो वायलेट हुआ ना, इसका लीगल राइट था वो वायलेट हुआ ना। वोट डालने का अधिकार, इसको भाई अधिकार मिला है तो अधिकार का यूज करेगा ना। किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, लेकिन इसने कुछ ऐसा किया ही नहीं था, अनरीजनेबली उसको रोक दिया गया। तो समझ में आया कि भाई ये भी कुछ अधिकार होते हैं, ये राइट्स होते हैं जिनका भी रेमेडी मिलना चाहिए, लेकिन अब ये किस किस टाइप के कैटेगरी में फिट होंगे ये क्लियरली दिखा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ इनमें कुछ अपना कुछ पहले से फिक्स तो है नहीं, और इसका राइट है वो अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज है, उसका वायलेशन हुआ है, तो वहां से आपका इवॉल्व होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, है ना। ये है इवॉल्व थ्रू वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, तो बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के साथ में जो डिसीजंस हैं का उसके थ्रू ये इवॉल्व हुआ है। जैसे वाइकेरियस लाइबिलिटी है, वो आपका डोनोग्यू वर्सेस स्टेवेंसन से निकल के आया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रेलेंस वर्सेस फ्लेचर से निकल के आया है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आपका एक केस आएगा एमसी मेहता, वहां से निकल के आया है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ शायद इसमें नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी समझ लेते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है लॉ का। कॉन्ट्रैक्ट हम डे टू डे हर व्यक्ति करता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हर व्यक्ति कानून में एक दूसरे से डेली कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होता है। आप दुकान में जाते हो सब्जी लेने के लिए, या दुकान में गए जनरल स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे आपने कुछ ऑफर दिया कि मुझे ये दे दो, और वहाँ से पैसे दिए, फिर उसने एक्सेप्ट किया। तो बेसिकली क्या हुआ कि दुकान में गए, उसने ऑफर दिया कि ये सामान है इतने का है, आपने पैसे दिए, एक्सेप्ट कर दिया, सामान ले लिया, तो वहाँ आपके उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कुछ आपके अधिकार है, कुछ उसके अधिकार है। जैसे उसके अधिकार क्या है कि उसको प्रॉपर पैसे मिलने चाहिए, आपके अधिकार क्या है कि आपको प्रॉपर सामान मिलना चाहिए। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपका क्लियरिफाई करता है कि क्या क्या किसके अधिकार हैं। जैसे जमीन खरीदना बेचना और डे टू डे लाइफ में होता है ना, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये लॉ का, है ना। सिविल में आता है ये, इसमें भी जो प्रोसीडिंग होती है सिविल प्रोसीडिंग के थ्रू लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी होता है आपका। अब आपके जो सिविल केसेस होते हैं वहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पार्टीज होती हैं। क्रिमिनल केसेस में स्टेट होता है और एक्यूज होता है, ओके। जैसे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष एक सिविल केस है, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज का नाम है मोहरी बीबी एंड धर्मदास घोष। लेकिन वहीं पे हम क्रिमिनल लॉ में देखें तो मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे स्टेट इज अ पार्टी, ओके। सेम आप देखिए के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये है आपका क्रिमिनल लॉ में केसेस का नाम। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी होता है कभी कभी यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको समझ में आ जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से रिलेटेड जो होती हैं, तो उससे रिलेटेड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। अब कुछ
इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझते हैं। ओके, जैसे आपका होगा बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। तो जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं ना, ये आपके थोड़ा लेस सीरियस नेचर के होते हैं, थोड़ा कम इनकी जो ग्रेविटी होती है, जो इनकी जो इम्पैक्ट होता है थोड़ा डाउन होता है, इतना भी हार्श इनका जो है कि इम्पैक्ट होता नहीं है सोसाइटी में। सो यहाँ पे राइट को जो आपका जो अक्यूज्ड है, जो अपराधी है, उसको अधिकार मिलता है बेल पाने का, जमानत का, है ना। तो जैसे आपके थेफ्ट है, हर्ट है, डिफेमेशन है, मानहानि, ये सारे आपके बेलेबल ऑफेंस होते हैं। वहीं पे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को देखें, ये सीरियस नेचर के होते हैं, है ना, और ये कोर्ट पे है, डिसाइड करेगा बेल देना है या नहीं देना है, एज पर द सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स ऑफ द केस। वो फैक्ट्स को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग। बस आप इतना जानिए कि नॉन बेलेबल में कोर्ट डिसाइड करता है बेल देना है या नहीं देना है, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग। और वहीं बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मिल जाता है, आपको अधिकार है बेल पाने का। अब आते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो पुलिस बिना अरेस्ट के, अरे बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। देखिए, जब कभी भी किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसका एक अधिकार है कि जब तक कोर्ट उसको प्रिस्क्राइब ना करे, कोर्ट वारंट ना इशू करे कि आप इस इंसान को लेकर के आइए, अरेस्ट कीजिए, तब तक के आप अरेस्ट नहीं कर सकते, तब तक उसे हिरासत में पुलिस नहीं ले सकती। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ अपराध इतने डेंस नेचर के होते हैं कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ज़रूरत नहीं है कोर्ट से वारंट लेने की। जैसे मर्डर है, रेप है, किडनैपिंग, थेफ्ट, रॉबरी एंड डाउरी डेथ। इन सारे केसेस में देयर इज नो नीड ऑफ एनी वारंट, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। वेयर एज कमिंग टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो यहाँ पे पुलिस हैव नो अथॉरिटी टू अरेस्ट ऑफेंडर विदाउट अ वारंट फ्रॉम द कोर्ट। इन सब केसेस में अपराधी को, जो भी जिसके ऊपर जो अक्यूज्ड है, उसको आप बिना वारंट के अरेस्ट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल डिफेमेशन, असॉल्ट, चीटिंग एंड फॉर्जरी। तो ये सारे केसेस में वारंट इज मस्ट। अब थर्ड डिफरेंस पे आते हैं, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, तो हाँ, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, इसको संज्ञेय अपराध बोलते हैं, इसको गैर संज्ञेय अपराध बोलते हैं। नॉन कॉग्निजेबल इज गैर संज्ञेय अपराध। कंपाउंडेबल पे आते हैं, तो ये बेसिकली इस केस, इस ऑफेंसेस में आपका समझौता हो जाता है, दो पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाता है ना। यहाँ पे पार्टी सेटलमेंट कर देती हैं, और अग्राइट पार्टी टू विड्रॉ चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज। तो जो भी पार्टी आपकी अग्राइट पार्टी है, जिसके अगेंस्ट में क्राइम ऑफेंस हुआ रहता है, वो आपका ऑफेंस, यहाँ पे चार्जेस जो कुछ भी उसने लगा रखे होते हैं कि इसने ऐसा ऐसा किया है, उसको विड्रॉ कर लेगी, बेसिकली अपने केस को वापस ले लेते हैं, है ना, और लीगल प्रोसीडिंग को यहाँ पे एंड कर देंगे। इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, समझौता एक तरीके से। तो ये गुड फेथ में किया जाता है बेसिकली। तो इसमें केसेस आपके मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, सॉरी, ये एग्जाम्पल गलत हो गया, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे गलत लिख दिया। ये आपके ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इन केस में आप कंपाउंड नहीं कर सकते। ओके, ये है आपके सिंपल हर्ट, प्लीज। तो इसके एग्जाम्पल्स है आपके सिंपल हर्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिफेमेशन, मानहानि। तो ये सारे आपके कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इन केसेस में कोर्ट का टाइम बचाने के लिए और पार्टीज आपस में सेटल कर लेते हैं कि भाई दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, और कोई आपका एक कॉमन पॉइंट पे आकर के वो रिजॉल्व करके केस को वापस ले लेते हैं। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ये काफ़ी सीरियस नेचर के होते हैं, और इसमें जो पार्टी चाहे तो भी आपका वापस नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपका ए है, ए ने मर्डर किया बी को, है ना। नाउ बी के जो ईयर्स थे, इसके इन्होंने केस किया, सपोज सी था, सी ने केस किया अगेंस्ट बी कि इसने मर्डर किया है अगेंस्ट ए। ठीक है, तो इसने केस किया। अब क्या हो गया कि ये मर्डर है, इट इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज किसी भी केस में, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट है, इतना ग्रेव है कि इसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और सोसाइटल कंसर्न एट लार्ज इन्वॉल्व है यहाँ पे, है ना, किसी इंडिविजुअल विक्टिम का इंटरेस्ट नहीं है, बस ये सोसाइटल कंसर्न है बेसिकली। तो इन केसेस में आपका, इसको कहते हैं गैर समझौता योग्य अपराध। तो इन केसेस में आपका कोई भी समझौता नहीं होगा। ओके, सो ये रहा आपका नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम लॉ ऑफ टॉर्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।